हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड PCM में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जो कि वर्ष 2020 में आया हुआ है, जिसका कोड है 824 NJ। ये 2020 का पहला सेट है। इससे पहले भी हमने कई सेटों को सॉल्व करके रखा है, कई वर्षों के सेटों को, तो आप उसको प्लेलिस्ट के जरिए विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हितकारी है, इसलिए वीडियो में बने रहें और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं इसके द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने की। पहला सवाल है खंडका का, जो कि वैकल्पिक है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो इसमें से कौन सा दर्पण हो सकता है? उत्तल दर्पण की खासियत है, ये हमेशा सीधा बनाता है, इसलिए ये विकल्प में नहीं रहेगा। अवतल दर्पण यही आपका विकल्प होगा, क्योंकि यही छोटा चित्र बनाता है जब वस्तु अनंत और 2F के बीच में होती है, तभी ये ऐसा काम करता है। समतल है, ये भी सीधा बनाता है और साइज में बराबर बनाता है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सवाल है, एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी अधिक दूरी पर बनता है, आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे कहा प्रतिबिंब 3 गुना ज़्यादा दूर हो गया, इसलिए आवर्धन भी 3 गुना होगा, तो ये इसका जवाब होगा। तीसरा सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है, एम्पियर होता है करंट का मात्रक। चौथा खंड है इसका, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जाता है या किया जा सकता है। किसके द्वारा हम कर सकते हैं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के लिए? तो उसके लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल होता है। जहाँ पे करंट का यूज होता है वहाँ पे बाएं हाथ का नियम लगाते हैं, और जहाँ पे करंट का उपयोग होता है या जहाँ पे करंट जनरेट किया जाता है, करंट बनाया जाता है, वहाँ पे दाएं हाथ का नियम, और जहाँ पे करंट को यूज करते हैं वहाँ पे बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पे है विद्युत धारा प्रेरित हो रही है यानी बनाई जा रही है, तो ये फिर यहाँ पे लगेगा दाएं हाथ का नियम। जैसे कि अल्टरनेटर या जनरेटर से करंट बाहर आता है तो वहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल काम करता है। तो इस प्रकार से समाप्त होते हैं 4 विकल्प। उसके बाद के आगे सवाल जो हैं उन्हें देखते हैं। ये 2-2 अंक के सवाल हैं। पहला है दूसरे का, एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। इसको लगाने का एक वैकल्पिक तरीका भी है और एक नियम भी है, तो हम यहाँ नियम के थ्रू आपको लगाना सिखाते हैं। दूसरे का पहला सवाल में 4 सेंटीमीटर का एक घनाकार पारदर्शी कांच का टुकड़ा, तो हम यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं और ये मान लेते हैं कि इसकी साइज है 4 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई सभी। इसकी तली पर मतलब कहीं पर एक काले कलर का डॉट है, उसको देखा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आभासी गहराई कितनी है, मतलब कितना गहरा ये दिखेगा। तो इसको हम किरण आरेख के द्वारा बनाते हैं। मान लेते हैं जैसे कोई एक किरण ऐसे गई प्रकाश की यहाँ से, तो तुरंत हमें एक अभिलंब खींचना पड़ेगा। अब चूँकि इसका अपवर्तनांक 1.6 दिया है सवाल में, तो इसको हम विरल मान लेते हैं, और विरल में क्या होता है, अभिलंब से थोड़ी दूर प्रकाश की किरण जाती है, उसको हम थोड़ा पीछे ले लेते हैं और एक किरण को सीधा लेके जाते हैं, क्योंकि अभिलंबोत आपतित किरण जो होती है बिल्कुल सीधी होती है।
तो एक हम ये किरण बना लेते हैं। तो ये जो दोनों किरणों का कटान बिंदु होगा ये होगी इमेज। तो हम इसको ओ ऑब्जेक्ट कह देते हैं, इसको आई इमेज कह देते हैं। और ये है आपका अभिलंब। अभिलंब से बनने वाले कोण को हम आपतन कोण आई बोलते हैं। और ये होगा आर। तो आप देखोगे कि इस आई का ये वाला एकांतर कोण है, तो यहाँ भी आई होगा। और इस आर का ये संगत कोण है, इसलिए यहाँ आर होगा। तो अब यहाँ पे कुछ समकोण त्रिभुज बने हैं, जैसे ओ आई हम यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी। बस इतने की आपको ज़रूरत है। एक समकोण त्रिभुज ये लेना है और एक समकोण त्रिभुज ये लेना है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला या फिर बड़ा वाला, जो आपकी मर्जी, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो चलो हम बड़े वाले से लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, नाम लिख देते हैं जैसे ओ बी ए या ए बी ओ। इसमें निकाल लेते हैं tan आई की वैल्यू। लंब और आधार का अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ओ बी। या यहाँ से tan आई को हम केवल आई लिखेंगे, अभी हम आपको कारण भी बताते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए बी बाई ओ बी। यहाँ पे कारण लिख देते हैं कि जब कोण बहुत छोटा हो, ऐसी दशा में tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और ये बराबर होता है थीटा। जैसे sin जीरो की वैल्यू जीरो होती है, tan जीरो की भी वैल्यू जीरो होती है। तो जब कोण बहुत छोटा हो तो tan थीटा और sin थीटा सभी केवल थीटा के बराबर ही होते हैं। तो हमने यहाँ tan आई को केवल आई लिखा। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब एक छोटा समकोण त्रिभुज है, उसको ले लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी आई। ये वाला जो छोटा समकोण त्रिभुज है ए बी आई, यहाँ पे ले लेंगे tan आर बना लेते हैं। चलो, तो इसमें लंब है ए बी और आधार है इसका आई बी। तो यहाँ से हम tan आर को केवल आर लिखें। ये हो जाएगा ए बी अपान ओ बी। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। इतना बात आपको ध्यान रखना है। और अभी हम कॉपी को आगे खिसका रहे हैं। आपको जहाँ ज़रूरत पड़े आप वहाँ पे वीडियो को रोक रोक के उसको लिख भी सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसको स्क्रीनशॉट में ना कैप्चर करें, आप इसको कॉपी में अपने लिखें। तो यहाँ पे हमें आई और आर मिल गया और उसके बाद सारा काम अब हो जाएगा आसान। तो यहाँ पे लिखेंगे स्नेल के नियम से। हम ये तरीका आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि सवाल चाहे जितना जटिल होगा आप इसको लगा सकते हो। अगर आप नियमतः लगाओगे तो, सूत्र याद रखोगे तो सवाल फंस सकता है। तो स्नेल का नियम होता है n1 थीटा 1, जब कोण बहुत छोटा हो तब की बात बता रहे हैं हम, बराबर n2 थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब थीटा 1 ये लगभग 0 के बराबर हो या बहुत छोटा हो, और थीटा 2 ये सभी मतलब लगभग 0 के बराबर हो। ये स्नेल का नियम हो सकता है। या फिर आप लिख सकते हो n1 साइन थीटा 1 बराबर n2 साइन थीटा 2। तो चूंकि हमने यहाँ पे पहले लिख दिया कोण छोटा अगर, तो थीटा को हम केवल थीटा लिखेंगे, यानी साइन थीटा को केवल थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके आधार पर यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी। जैसे हम थीटा 1 को मान लो आई बना देते हैं, तो हो जाएगा n1 आई n2 आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ से आगे खिसका के लिखते हैं। एक बार हम फिगर को ऊपर पहले करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आई बनाया है, तो इसके अपवर्तनांक को हम n1 मानेंगे। ऊपर हमने आर बनाया, तो इसके अपवर्तनांक को हम n2 कहेंगे। जहाँ का एंगल होता है वहाँ का अपवर्तनांक। तो ये बाहर हमने विरल माना, तो इसका अपवर्तनांक 1 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं n1 की वैल्यू 1.6 हमने मानी है और n2 की वैल्यू 1 मानी है। चलो यहाँ पे सारी वैल्यू अब रखते हैं। n1 की वैल्यू 1.6 और आई की वैल्यू ए बी अपान ओ बी।
N2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू है यहाँ पे IB, ये है AB/IB, ये थोड़ा गलत हो गया था। यहाँ पे AB से AB कैंसिल होके क्या बचेगा 1.6 कोष्ठक में AB/, ये AB तो कट ही गया, तो बचेगा 1.6 1/OB बराबर 1/IB। अब आपको पता है कि OB की वैल्यू कितनी, फिगर में फिर से दिखाते हैं। OB की वैल्यू क्या है, कांच के टुकड़े की मोटाई जो कि 4 सेंटीमीटर का घनाकार गुटका है, तो हम OB की जगह पे 4 रख लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 1.6 1/4 बराबर 1/IB, या 0.4 आएगा डिवाइड करने पर बराबर 1/IB, या IB बराबर लिख सकते हैं 1/0.4 या 10/4 या 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए आभासी गहराई बराबर होगा 2.5 सेंटीमीटर। यहीं से एक सूत्र भी बनता है, OB को ऊपर कर देते हैं, जबकि ये OB क्या है वास्तविक गहराई और ये आभासी गहराई, तो एक सूत्र भी बनता है कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। लेकिन ये सूत्र गलत होता है, ये किसी किसी केस में सही होता है, और उसी केस में सही होता है जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में चलती हैं, तभी सूत्र सही होता है। और हमने जो तरीका बताया ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको पूरा शुरू से दिखाते हैं सवाल। ये है पूरा उसका चित्र और ये है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। कोई भी सवाल जो आपको नहीं समझ में आए आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगला सवाल है दूसरे का दूसरा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता बताओ। तो ये काफ़ी छोटा सवाल है। दूसरे का दूसरा सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 है, तो निकालनी है क्षमता। जो क्षमता होता है फोकस दूरी का ठीक उल्टा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर नीचे ये मीटर में तो ऊपर 1 रहेगा, ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 रहेगा। यहाँ हम लिख देते हैं नीचे यफ मीटर में है, और इसी को आप लिख सकते हैं 100/F। अब ये सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 100/F की वैल्यू 20 बराबर 5 आएगा। लिखेंगे इसलिए पावर बराबर 5 डायोप्टर या +5 डायोप्टर लिख सकते हैं। ये इसका जवाब हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसा लिख दो, क्योंकि उत्तल है तो उसकी फोकस प्लस में होगी तो क्षमता भी प्लस में ही आएगी। अगर यहीं पे फोकस की वैल्यू मीटर में दिया होता तो यहाँ पे ऊपर आपको 100 नहीं लिखना था, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये हुआ दूसरे का दूसरा, और उसके बाद एक और सवाल है दूसरे का तीसरा। चलो इसको देखते हैं। अगर आप 2 से 3 वर्षों के सेटों को सॉल्व करते हैं तो परीक्षा में एक बेहतर स्कोर आप करने के पूरे दावेदारी भी रखते हैं। दूसरे का तीसरा, एक विद्युत परिपथ के किसी चालक में बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर है। प्रति सेकंड इससे बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश उन्होंने दिया। यहाँ पे आवेग लिखा है, ये गलत हो गया, ये आवेश है। ये है दूसरे का तीसरा। इसमें दिया है करंट की वैल्यू यानी I की वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर। अब जो करंट की वैल्यू होती है उसको अगर हम फार्मूले में कन्वर्ट करें तो होता है Q/T, ये हो जाएगा 10। अब यहाँ सवाल में कहा प्रति सेकंड, यानी T का मान हमको 1 सेकंड रखना है। सवाल में है प्रति सेकंड, यानी T बराबर 1 सेकंड इन्होंने दिया है। प्रति सेकंड का मतलब हो जाएगा T बराबर 1 सेकंड।
तो यहाँ से Q/1 की वैल्यू आएगी 10, यानी Q की वैल्यू बनेगी 10 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब जो आवेश का सूत्र होता है वो होता है N × E, जहाँ N माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ये हो जाएगा 10, या N का मतलब हो जाएगा 10/E, या 10/E की वैल्यू 1.6 10⁻19 की घात। दशमलव हटाएंगे और ऋण 19 के ऊपर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा 100 और 10⁻19 और नीचे 16। अब डिवाइड करो, 100 में 16 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, फिर बचेगा 4, 40 हो जाएगा दशमलव लगाने से। 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80, यानी N की वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रति सेकंड अगर इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट की वैल्यू होगी 10 एम्पियर। ये हुआ सवाल नंबर 2 के तीसरे खंड का जवाब। लगाइए आप इसको। अगला सवाल है तीसरे का पहला खंड। एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। किसी समय एक वाहन दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले, ये यहाँ पे आगे सवाल है, उस समय दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। ये है तीसरे का पहला। सवाल में है कि एक वाहन में उत्तल दर्पण लगाया गया है और जिसकी वक्रता त्रिज्या है 6 मीटर, यानी R की वैल्यू दी हुई है 6 मीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी मिलेगी जो कि होती है R/2, यानी 6/2, तो हो जाएगा 3 मीटर। सवाल में है किसी समय एक वाहन दर्पण के 6 मीटर की दूरी पर है, यानी U की वैल्यू दिया हुआ है ऋण में 6 मीटर, क्योंकि U हमेशा ऋण में होता है। तो सवाल में है कि उसमें दिखने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बताओ और आकार भी बताओ। तो अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्योंकि दर्पण लगा है तो दर्पण का ही सूत्र आपको लगाना है। सूत्र क्या हो जाएगा, 1/F = 1/V + 1/U। F की वैल्यू 3 रखनी है, V के बारे में जानकारी नहीं है और U की जगह पे ऋण 6। इस ऋण को पक्षांतर करेंगे दूसरी तरफ, धन हो जाएगा, यानी 1/3 धन 1/6। एलसीएम दोनों का 6 ही होगा तो 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 धन 1/6, यानी 3/6 आएगा। यानी V की वैल्यू बनेगी 1/V की वैल्यू बनेगी 1/2, तो V की वैल्यू बनेगी 2 मीटर। ये प्लस में है, यानी प्रतिबिंब अब दूसरी तरफ जाके बनेगा। ये बात पहले मतलब हो गई कंफर्म। तो अब यहाँ से एक बात तो श्योर हो गया कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा और दूरी कितनी होगी 2 मीटर की, लेकिन इसमें आकार भी पूछा है, मतलब आवर्धन कह सकते हैं। तो लिखेंगे प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा हुआ। सूत्र होता है दर्पण में माइनस में V/U, तो हो जाएगा माइनस पे V की वैल्यू है 2 और U की वैल्यू है ऋण में 6, चिन्ह सहित रखना रहता है, तो ये हो जाएगा 1/3, यानी 1/3 बचेगा। तो लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। आभासी, जब भी प्रतिबिंब सीधा बन जाए तो समझ जाओ कि वो आभासी होता है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर आभासी बनता है। और इसमें आकार भी पूछा था, उसको भी लिख देते हैं कि प्रतिबिंब
वस्तु की लंबाई का तिहाई भाग है। जो भी वस्तु की लंबाई होगी उसका तिहाई हिस्सा होगा प्रतिबिंब। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। अगला सवाल ये तीसरे का ऑप्शनल है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। 4 अंक का सवाल। ये पहले था, अभी 2024 के लिए पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन सवाल इसी टाइप के आज भी आते हैं। तो हम यहाँ पे उनको क्रमांक के साथ लिखते हैं। आपको अगर आपके पास किताब है तो खोजने में आसानी भी रहेगी, नहीं तो आप सवाल पढ़ के लिख भी सकते। तो इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए फोकस दूरी और क्षमता की गणना करें। तो सही दृष्टि के लिए मतलब क्या होगा कि अगर वस्तु अनंत पर भी है तब भी हमें देख लेना होगा, यानी u की वैल्यू माइनस अगर इन्फिनिटी है तो भी हमें दिख जानी चाहिए। यानी u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी रहे तब भी प्रतिबिंब को कहाँ आना चाहिए, 10 मीटर की दूरी पर, वो भी माइनस चिन्ह के साथ। दृष्टि दोष का जितना भी सवाल होता है हमने ह्यूमन आई में कवर करके रखा है कि किस प्रकार से हम इसमें u और v का निर्धारण करते हैं, कौन u बनेगा कौन v बनेगा। तो आप वहाँ जाके इसको और अच्छे तरीके से सीख भी सकते हो। तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे और लेंस सूत्र में इनको रख देंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v माइनस में 1/u। 1/f इक्वल v की वैल्यू है माइनस में 10 और u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की वैल्यू उल्टा होने पर शून्य हो जाती है। तो ये 1/f की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 1/10 या f की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 10 मीटर लिखेंगे। इसलिए क्षमता भी इसमें निकालना है। P बराबर 1/f, ये मीटर में है तो हम इसको 1 ही रहने देते हैं, यानी 1/-10, यानी माइनस में आएगा 0.1 डायोप्टर। तो लिखेंगे इसलिए सही दृष्टि के लिए, पूरा जवाब आपको लिखना रहता है परीक्षा में, इसलिए सही दृष्टि के लिए माइनस में 10 मीटर फोकस दूरी कामा माइनस में 0.1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता है। यह लेंस अवतल है, यह लेंस अवतल है। कारण क्या है, क्योंकि चिन्ह इसमें ऋणात्मक है, यानी सही दृष्टि के लिए ऋण 10 मीटर फोकस दूरी या ऋण 0.1 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि प्रकृति में अवतल है, यानी उसका नेचर कैसा है, कनकेव टाइप का वो लेंस है। ये हुआ तीसरे के दोनों सवालों का जवाब, जो तीसरे में का वाला खंड था जिसमें ऑप्शनल है। उसके बाद दिखाते हैं अगला सवाल। तीसरे का दूसरा, पहले हम आपको सवाल दिखा देते हैं। ये आप सवाल देख लीजिए, ये यहाँ एक विद्युतीय उपकरण पर लिखा है 2.3 किलोवाट और 230 वोल्ट। इसे पूरी क्षमता से काम करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये भी गणना कीजिए कि इसे 10 घंटे तक अगर कार्य करने दिया जाए तो इसमें कितने किलोवाट घंटा की ऊर्जा व्यय होगी। कई सारी चीज़ें हैं, तो जो भी दिया पहले उनको हम संकेत में कन्वर्ट करते हैं। पावर की वैल्यू है 2.3 किलोवाट। तो सबसे पहले इसको वाट में बनाएंगे, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2300 वाट।
ये हो जाएगी पी की वैल्यू। वोल्ट इसमें दिया है 230 वोल्ट विभवांतर की ज़रूरत है। अब निकालना है करंट। तो करंट की वैल्यू होती है पी बाई वी। तो 2300 बटे में 230 बराबर आएगा 10 एम्पेयर। तो पहले का जवाब आ गया कि इसमें विद्युत धारा चाहिए 10 एम्पेयर का। कहा इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध भी निकालना है। एक तो ये जवाब हो गया। प्रतिरोध की वैल्यू होती है V अपान आई। V की वैल्यू है 230, I की वैल्यू है 10, तो आएगा 23 ओम। प्रतिरोध भी आ गया। अब कहा अगर इसे 10 घंटे तक काम करने दिया जाए तो व्यय ऊर्जा निकालनी है। इसमें व्यय ऊर्जा, वो भी किलोवाट घंटा, जिसका हम एच या क्यू से लिखते हैं। सूत्र होता है P इंटू टी। तो P की वैल्यू 2.3 किलोवाट इंटू टी का मतलब इसमें दिया 10 घंटा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 किलोवाट घंटा। ये हो जाएगा इसका जवाब। तो इसमें 3 चीज़ पूछा था। एक तो इसमें करंट की वैल्यू, दूसरा इसमें प्रतिरोध की वैल्यू और तीसरा इसमें किलोवाट घंटा में ऊर्जा इसमें पूछा गया था। तो ये हुआ इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देखिए, तीसरे का जो दूसरा खंड था उसमें एक ऑप्शनल भी है। लोहे के तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और प्रतिरोध 5 ओम है। यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई को दोगुना कर दें जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर ना आए तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सवाल पहले वैकल्पिक हुआ करता था और काफ़ी आता था। इस वर्ष 2024 में भी ये सवाल आने का चांस बहुत अधिक है, तो इसलिए इस पर अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। सवाल में है कि लंबाई है L1 और क्षेत्रफल है A1, प्रतिरोध है 5 ओम, और कहा है इसका ताप बिना बदले इसकी लंबाई को डबल कर देते हैं लेकिन आयतन नहीं बदलते। तो आयतन नहीं बदलेंगे तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान रखना है। V का सूत्र होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे आयतन नहीं बदला है तो पहला आयतन और बाद का आयतन दोनों बराबर होगा। पहले आयतन के लिए सूत्र होगा L1 A1, दूसरे बार के लिए आयतन होगा L2 A2, बाद की लंबाई बाद का क्षेत्रफल। अब इसमें कहा है कि दूसरी बार उसकी लंबाई डबल कर दिए हैं तो क्षेत्रफल के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इसको हम L1 A1 कह देते हैं। L2 का मतलब दिया है कि लंबाई डबल हो गया, यानी इसकी जगह अब हम 2L1 लिख देते हैं और A2 के बारे में जानकारी नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं कि L2 की वैल्यू है 2L1, पहले वाली लंबाई का डबल कर दिया। L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आपको मिलेगी A1 अपान 2, यानी क्षेत्रफल आधा रह जाएगा। तो ये आपको दो बात ध्यान रखना। L2 की वैल्यू 2L1 है और A2 की वैल्यू A1/2। तो लिखेंगे इसलिए R बराबर रो L/A से इसी सूत्र के सारे सवाल लगा देंगे। R1 अपान R2 बराबर सूत्र होता है L1 अपान L2 और A2 अपान A1, क्योंकि रो ये प्रतिरोधकता है जो कि पदार्थ के नेचर पर डिपेंड करता है। तो पदार्थ वही है, उसका चाहे जैसा आप साइज लेंगे रो फिक्स रहेगा। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा R1 का मान 5। सवाल में पहले से दिया था कि पहला प्रतिरोध 5 है, बाद का निकालना है। L1 को L1 ही रहने देते हैं, L2 की जगह पे 2L1 रखते हैं और A2 की जगह पे A1/2 रखते हैं और नीचे रखते हैं हम A1 को। हल करो इसको, ये हो जाएगा 5/R2। L1 से L1 कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1/2 पहले वाले कोष्ठक में, दूसरे में भी आएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 5/R2
5/R2 इक्वल 1/4 या R2 की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम। तो अगर 5 ओम का प्रतिरोध है और आपने तार को खींच के 2 गुना कर दिया है, सवाल जैसा दिया था कि पहला प्रतिरोध 5 ओम है और उसको खींच के कर दिया गया है 2 गुना, जबकि क्षेत्रफल नहीं बदले, तो नए तार का प्रतिरोध होगा 20 ओम। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल है चौथा। संलग्न विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक R1 R2 R3 30 ओम का है, जो कि यहाँ ऊपर बना है R1 R2 R3 30 ओम का। R4 यहाँ पे दिया 10 ओम का और 5 और 6 ये है 40 ओम के। प्रयुक्त बैटरी 16 वोल्ट व शून्य आंतरिक प्रतिरोध वाली, यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है और यहाँ पे विभवांतर लगा है 16 वोल्ट का। R1 R2 R3 R4 R5 में बहने वाली विद्युत धाराएं I1 I2 I3 क्रमशः I6 तक हैं एवं प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी निकालो, यानी करंट भी निकालना है आपको, विभवांतर भी निकालना है और परिपथ में बहने वाली कुल धारा भी निकालनी। तो सवाल काफ़ी बड़ा है, हम यहाँ आपको इसको ट्रिकी रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। 3 प्रतिरोध यहाँ हैं, ये सवाल है, पूरा का पूरा यही चित्र है। यहाँ पे 16 वोल्ट बना हुआ। सवाल में जो दिया पहले हम उसको संकेत के रूप में लिख लेते हैं। सवाल में दिया R1 R2 R3, यहाँ तक की वैल्यू है 30 ओम। R4 की वैल्यू है 10 ओम और R5 और R6 इसकी वैल्यू है 40 ओम। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 ये समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले निकालेंगे। लिखेंगे R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में हो तो प्रतिरोधों को उल्टा करके जोड़ा जाता है, तो हम यहाँ उनके तुल्य प्रतिरोध को R1 2 3 से देते हैं संकेत के रूप में। R1 R2 R3 तो सभी 30 है, जोड़ने पे 3/30 आएगा, उल्टा करने पे 10 आएगा, यानी ये हो गया 10 ओम का। सेम पांचवा और छठवां, इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं। R5 R6 का तुल्य प्रतिरोध 1/R5 6, ये हो गया 1/R5 प्लस 1/R6 और ये 40 ओम का है, तो हो जाएगा ये 2/40 यानी आएगा 1/20। तो यहाँ से आएगा ये R5 6 20 ओम का। मतलब ऊपर वाले तीनों को जोड़ के 10 ओम टोटल हुआ, इसको जोड़ के 20 और ये 10 पहले से दिया R4 लिखेंगे। इसलिए संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध R बराबर R1 2 3 प्लस R4 और प्लस R5 6, क्योंकि अभी हो गए सभी सीरीज में। तो एक आया 10, R4 की वैल्यू पहले से 10 दी हुई थी और इसका आया 20, 20 10 30 10 40 ओम का हो गया। तो टोटल करंट कितना आएगा V/R, टोटल वोल्टेज 16, टोटल रेजिस्टेंस 40, डिवाइड करने पाएगा 0.4 एम्पियर करंट बनेगा, यानी कुल करंट की वैल्यू आ गई 0.4 एम्पियर। अब सवाल में
कहा है, जो मेन पॉइंट वो यही कहा है कि I1, I2, I3, I4 मतलब हर एक प्रतिरोध में अलग अलग करंट है, तो सब में करंट की वैल्यू बतानी है और हर एक में वोल्टेज की वैल्यू भी बतानी है कि कितना कितना होगा। तो अब यहाँ से आता है मेन ट्रिकी पार्ट, वो ये है, यहाँ से 0.4 एम्पियर का करंट निकला जो कि 3 ब्रांचों में बट गया। तो एक में 0.4/3 एम्पियर का करंट यहाँ हो जाएगा। फिर वो आगे बढ़ा और यहाँ 2 पार्ट में बटा, क्योंकि 5 और 6 दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पे 0.4/2 करंट होगा और यहाँ पे 0.4/3 का करंट होगा और यहाँ पे 0.4 होगा, यानी I1, I2, I3 यहाँ लिख देते हैं। I1, I2 और I3 ये होंगे टोटल करंट का तिहाई, यानी 0.4/3 या 4 बटे लिख सकते हैं 30 या 2/15 एम्पियर। जो I4 होगा ये होगा 0.4 एम्पियर और जो I5 और I6 होंगे ये बिल्कुल 2 बराबर भाग में बटेंगे, तो ये हो जाएंगे 0.2 एम्पियर, या फिर लिख सकते हैं इसको 0.2/10 को अगर बनाएंगे वैसे तो बनेगा 2/10 यानी 1/5 एम्पियर। तो I1, I2, I3 का मान 2/15 या 0.4/3 एम्पियर हो जाएगा और I4 का मान 0.4 एम्पियर, 5 और 6 का ये मान हुआ। अब V1, V2, V3 ये सभी निकालना है। तो V1, V2 और V3 ये तीन के तीनों बराबर होंगे। कौन सा सूत्र आप लगाएंगे इसको लगाने के लिए? कोई एक करंट ले लो और कोई एक रेजिस्टेंस। हम करंट ले लेते हैं 2/15 और रेजिस्टेंस है 30 R1, R2, R3। तो 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, इन सब में 4 वोल्ट होगा। V4 के लिए हमें करंट लेना है जो उसके अंदर का करंट है 0.4 और रेजिस्टेंस है ये 10, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। और फिर आया V5 और V6, ये आपस में वैल्यू बराबर है, तो V4 और V5 उसमें करंट कितना है 5 और 6 वाले में ये है 1/5 और यहाँ का रेजिस्टेंस है 40, तो आएगा ये कितना 8 वोल्ट। अब आप हर एक वोल्ट टोटल कैलकुलेट करो, देखो 16 हुआ कि नहीं। 4 वोल्ट वहाँ है, 4 वोल्ट यहाँ है और 8 वोल्ट यहाँ, टोटल 16 वोल्ट हो गया। तो ये हुआ आपके सवाल का जवाब। हम एक बार शुरू से पूरा दिखाते हैं। यहाँ से है सवाल, यहाँ से, और ये इतना जवाब है, इसको आप नोट कर लें। और फिर ये आगे का जवाब आप इसको नोट करें। और उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है विद्युत जनित्र से, जो कि वर्ष 2024 के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ये था आज का पार्ट जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10वीं के विज्ञान का अनसॉल्व प्रश्न पत्र। कोड है 824 NJ, वर्ष 2020 के लिए पहला सेट। तो इस सेट के हमने फिजिक्स के खंड को सॉल्व किया है। आगे की वीडियो में हम केमिस्ट्री के खंड को भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बताई गई बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई टॉपिक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ।